हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैं आपको रोज़ाना फिजिक्स के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब और हमने प्रकाशिकी के जो है 2-4 लेक्चर दिए भी हैं। उसमें अगला जो है हमारा वो है अपवर्तन का ही सूत्र है, लेकिन अब जो है वो सघन से विरल होगा। जो हमने पीछे पढ़ा है वो जो हमारा था विरल से सघन था, लेकिन अब जो हमारा है वो सघन से विरल होगा। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। जो हमें निकालना है सघन से विरल के लिए अपवर्तन सूत्र निकालना है। मैं इसके लिए दोनों पृष्ठ पे आपको समझाऊंगा, एक बार अवतल पे, एक बार उत्तल पे और एक बार अवतल पे, ऐसे करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, सेम कहानी पहली वाली है। ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो तो अल्फा, इमेज बने, प्रतिबिंब बने तो बीटा, और जो अभिकेंद्र हो, अभिलंब हो, उसको हम गामा से दर्शाते हैं। चलिए फिर मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, जो ये है हमारा, थोड़ा सा उल्टा बना ये, चलिए, जो ये हमारा हिस्सा है, ये जो है ये उससे उत्तल कहते हैं। जो उभरा हुआ पृष्ठ है इसको वैसे हम उत्तल कहते हैं। इसे उभरा हुआ है, ये उत्तल है। तो हमने मान लिया कि जो इसका एक मुख्य अक्ष की लाइन है, ठीक, और ये इसका बिंदु P है। ये वाला हिस्सा हमारा सघन है और ये वाला जो हिस्सा है हमारा वो विरल है। ठीक, सेम उसी प्रकार से जैसे आपका बाल्टी में कोई सिक्का गिर जाए तो सिक्के से प्रकाश चलकर आपके आंखों में आती है, तो सघन से चलकर विरल में आती है। वही कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हमारे पास एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। इसको मान लेते हैं सघन को जो अपवर्तनांक होता है वो n2 होता है और जो विरल का अपवर्तनांक होता है वो n1 होता है। ये अपनी तरफ से हम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक O जो है वस्तु यहाँ पर रखी गई है। O पर एक वस्तु रखी है जिससे प्रकाश किरण चलकर इस बिंदु पर टकराती है और इसे हम M कह देते हैं। ठीक, इसे हम जो है M कह देते हैं कि जहाँ टकराती है वो हमारा M बिंदु है। अब जिस बिंदु पे टकराई है वहाँ से एक लंब लिया जाता है इस तरीके से, और इसको हम अपने से आसान करने के लिए N मान लेते हैं। ठीक, अब खुद सोचिए, अगर ये उत्तल माध्यम है, उभरा हुआ पृष्ठ है, तो जो इसका विलंब बनेगा इसको वृत्त की तरह बनाएंगे तो इधर ही बनेगा, यानी कि जो इसका केंद्र होगा वो इस साइड होगा। तो जब इसका हम केंद्र खींचेंगे, क्योंकि हमें केंद्र चाहिए, अपवर्तन होगा तो हमें केंद्र चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो मैंने कहा जब मैंने इसका अभिलंब खींचा तो मान लेते हैं कि जो इसका अभिलंब है वो कुछ यहाँ पर आता है, और इसे हम क्या मानते हैं, C मानते हैं। अब सीधे सीधे क्या समझना है कि जो अभिलंब खींचते वो अगर बाहर की ओर इस तरीके से जाती, ठीक, और इस पर हम जानते हैं कि ये अपवर्तन होगा, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जो प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो मान लेते हैं कि सीधे जाने वाली थी, लेकिन ये दूर हटकर कुछ हमारी यहाँ पे चली आई। ठीक, इतना लंबा नहीं मानेंगे, दूर हटकर जो है ये हमारी यहाँ पे चले, यहाँ पे कट कर दिया इसे। तो ये था वस्तु, ये था विलंब, और ये जहाँ कट किया है ये हमारा इमेज फॉर्म हुआ है, प्रतिबिंब बना है। आपको ऐसे समझना है कि आपके मन में जो क्वेश्चन उठा होगा कि अगर ये इधर ही बन सकता है, इधर नहीं बन सकता। हाँ, इधर भी बन सकता है। अगर हम इस O बिंदु को यहाँ पर रखेंगे, इधर रखेंगे, C से अंदर रखेंगे, ठीक, अगर हम C से अंदर रखेंगे इस O वस्तु को, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो इधर बनेगा, इधर यहाँ पे कहीं आके बनेगा। ठीक, अगर C से इधर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उधर चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारा M है। अब सिंपल बात है कि जो ये विलंब है ये आपतन किरण है, आपतन कोण बनेगा क्योंकि आपतित किरण है। इसको I से दर्शाते हैं। ये वाला जो कोण है I है, ये वाला जो टोटल कोण है ये R है। ठीक, R कोण है। अब वो ऑब्जेक्ट के साथ, वस्तु के साथ जो बनता है वो अल्फा है, जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब के साथ बनता है वो बीटा है, और ये वाला जो कोण है ये गामा मानते हैं हम इसे। अब हर चीज़ आपको एक एक ध्यान रखनी है पॉइंट की, सघन n2, विरल n1, ऑब्जेक्ट के साथ, वस्तु के साथ अल्फा, C के साथ गामा, और जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, उसके साथ हम बीटा बनाएंगे। ठीक, तो इस पे हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे, जो सब में करते हैं वो सीधा लिखना है कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक, स्नेल के नियम से साइन I बटा साइन R, ठीक, साइन I बटा साइन R बराबर। अब ये समझना, यहीं पे पॉइंट समझने वाला है। आप ये सोचिए कि अगर ये सघन माध्यम है,
और ये विरल माध्यम है। ठीक, ये सघन और ये क्या है, विरल है, और इसका विलोम हमने ये ले लिया। तो कोई किरण जो इस तरीके से आएगी वो इधर जाएगी, तो जो ये वाला कोण होगा वो r होगा और ये वाला कोण क्या होगा, I होगा। ये हमारा जो है इसका अपवर्तनांक n2 है और इसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है। तो आपको याद होगा कि जो स्नेल ने नियम दिया है वो विरल से सघन के लिए दिया है कि साइन आई बटा साइन आई जब विरल से सघन करते हैं, और उसमें एक पॉइंट समझने वाली होती है कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो पॉइंट क्या समझना है इसमें कि अगर इधर से प्रकाश आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो ये वाला कोण आई और ये वाला कोण क्या होता है, आर। ये हमारा n1 होता है और ये क्या होता है, n2। तब जाके स्नेल का नियम देते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर n2, यानी कि I के सामने वाले कोण को पहले लिखा जाता है n2 बटा n1। तो जो I के सामने कोण बना है n2 उसको लिखेंगे, यानी कि यहाँ देखेंगे साइन आई बटा साइन आर, तो I के सामने जो अपवर्तनांक है, जैसे वहाँ पे दिखाया मैंने आपको, I के सामने n2 है, तो I के सामने अपवर्तनांक क्या है, n1 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं n1 और बटा में r के सामने क्या होगा, तो r के सामने n2 है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझना है कि अगर अपवर्तनांक कभी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सघन से विरल में जाते हैं, तो I के सामने जो रहता है उसको लिखते हैं, R के सामने जो रहता है उसको लिखते हैं। तो I के सामने यहाँ पे n1 है और R के सामने n2 हमने लिख दिया, स्नेल का नियम। अब मैंने आपको इसमें यही बता रखा है कि हमें क्या करना होता है कि सिंपल में मानना होता है कि यदि कोण छोटे हों, कोण छोटे हों, तो जो साइन आई होता है वो आई के समरूप होता है, और जो साइन आर होता है ये आर के समरूप होता है। ठीक, जो साइन है वो आई के समरूप और जो साइन आर है वो आर के समरूप होता है। तो अगर इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई बटा आर बराबर n1 बटा n2, और इसका सोल्यूशन करेंगे तो n2i बराबर में n1 इंटू आर, ये हमें मिलेगा। इसे ही हम अपने से कहेंगे समीकरण 1 है, जिसकी आवश्यकता हमें है। अब यहाँ से ये मालूम चला कि अगर I और R का मान निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा कुछ तो क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ आराम हो जाएगा। अब I का मान कैसे निकालें, सेम कहानी, ट्रायंगल चुनने आपको। ये सोचिए अगर हमें I निकालना है तो I जो है वो इन दो रेखाओं के बीच बन रहा है, इन दो रेखाओं के, यानी कि हम ये वाला त्रिभुज अगर हमने उठा लिया तो हमें I मिलने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा इसे कि ये हमारा है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये है जो ये वाला हिस्सा है O है, ये वाला हिस्सा C है, और ये वाला हिस्सा जो है वो M है। ठीक, OCM। ये वाला कोण I है, यानी कि ये वाला हिस्सा I, ये वाला हिस्सा अल्फा और ये वाला हिस्सा गामा। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के बाहरी कोण जो होता है, यानी कि गामा, ये त्रिभुज के बाहर है, ये वाला कोण बाहर है त्रिभुज के, तो गामा जो होगा वो I प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो गामा माइनस अल्फा बराबर I, ये हमें एक कोण जो है मिल गया। दूसरा बचा R, तो R कहाँ है, किन दो लाइन के बीच है, R इन दो लाइन के बीच है, यानी कि ये वाला लाइन यहाँ से, यानी कि गामा एक मिलेगा। ठीक, नहीं समझ में आया। मैंने कहा कि अगर अब हमें R निकालना है तो ये वाला एक डॉटेड बिंदु है और ये वाली एक लाइन है, इन दोनों के बीच है, यानी कि डॉटेड वाली लाइन का कोण गामा, यानी कि यहाँ तक लेना है, और इस R के लिए ये वाली लाइन यानी कि बीटा भी लेना है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इस वाले अगर ट्राइंगल को चुन लिया जाए तो बाहरी कोण जो है हमारा वो R है, अंदर जो कोण है वो गामा है और क्या है, बीटा है। तो हम कहेंगे कि अगर ट्राइंगल MCI में R का मान क्या होगा, तो R बराबर में गामा प्लस बीटा, R बराबर में गामा प्लस बीटा, ये हमें R की वैल्यू मिल गई। यानी कि अब R मिल चुका है, I मिल चुका है, हमें केवल और केवल इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी। ठीक, तो इसको मैं अब थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक, N2I यानी कि गामा माइनस अल्फा, ठीक, बराबर N1R, तो R की वैल्यू गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। ठीक, ये रहा हमारा। अब N2, और बात पड़ी गामा की वैल्यू कहाँ से रखें, तो मैंने आपको बार बार ये बता रखा है कि गामा इन सब का मान कैसे निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोण बराबर में चाप,
बटा त्रिज्या, तो चाप बटा त्रिज्या ये रहा हमारा। ठीक, अब मैंने कहा है कि अगर कोण छोटा है तो जो चाप होगा ये लंब के जैसे दिखेगा, तो कोण छोटा होगा तो चाप जो है लंब जैसा दिखेगा, और लंब क्या है, mn है। तो गामा के सामने लंब ये रहा, गामा यानी गामा का जो लंब है ये इसके लिए चाप का काम करेगा, कोण छोटा हो तो जब गामा कोण चाप बटा त्रिज्या, तो इसके लिए चाप क्या है, mn, यानी कि mn बटा cn त्रिज्या, इसके लिए त्रिज्या यहाँ तक काम करेगी, माइनस अल्फा ये रहा, इसके लिए भी चाप यही, यानी कि mn के बटा में on तक, ये रहा हमारा, बराबर n1 गामा प्लस बीटा, तो गामा की वैल्यू mn बटा में cn प्लस बीटा रखना है, बीटा निकालना है हमें, चलिए बीटा निकालते हैं। बीटा वो रहा mn, चाप इसका mn, लेकिन इसके लिए ni। ठीक, ये इतना हमें पॉइंट धीरे धीरे अपना बना लिया। और समझना क्या इसमें अब, तो हमें ज़्यादा ये देखना है कि क्या mn सभी में कॉमन है, और कॉमन है तो निकल के कट जाएगा, तो हम कहेंगे बचेगा क्या, तो n2 1 बटा cn माइनस 1 बटा on बराबर n1 1 बटा cn प्लस 1 बटा in, ni कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब शुरू में ही आपने कहा है कि यदि कोण छोटा है तो जो n होगा वो p के समीप होगा, पिछले दो में मैंने आपको यही बता रखा है, और कोण छोटा होगा तो जो n है वो p के समीप होगा, तो जो हम n की जगह p लिख सकते हैं। अगर कोण छोटा है तो मैं n की जगह p लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एकदम पास होंगे, कोण छोटा होगा तो हम कहेंगे जहाँ जहाँ n है उसकी जगह p रख देते हैं, ताकि हमारा काम बन जाए, u मिल जाए, v मिल जाए, r मिल जाए, काम हो जाएगा हमारा। तो cn की जगह cp रखेंगे, क्योंकि पास पास है ये, यानी कि यहाँ पर n2 ये रहा हमारा। ठीक, ये हमारा n2, तो n2, ठीक, ये थोड़ा सा इधर ज़्यादा यहीं पे कर देता हूँ मैं, n2 1 बटा cn, यानी कि 1 बटा cn को क्या लिखेंगे, cp। ठीक, 1 बटा cn को क्या लिखेंगे हम, cp माइनस on, तो op, n1 लिखना है हमें। ठीक, n1 1 बटा cp और 1 बटा ip, यानी कि 1 बटा cp प्लस 1 बटा ip, ये हमने अपना काम बना लिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि जब 1 बटा cp माइनस 1 बटा op है, n1 1 बटा cp प्लस 1 बटा ip हमने सब मान लिया। cp की वैल्यू क्या है, तो cp इधर है तो ये तो cp यानी कि r होता है, c अगर तो त्रिज्या है तो ये हमें r देगा, तो cp की वैल्यू r, जो cp की वैल्यू है वो r है, लेकिन इधर है तो माइनस का, यानी कि n2 1 बटा माइनस r माइनस 1 बटा op वस्तु है, वस्तु को u से इधर है तो माइनस का, यानी कि माइनस का u, n1 1 बटा cp जो है हमारा फिर r है, लेकिन इधर तो ये भी माइनस का, तो 1 बटा माइनस r प्लस 1 बटा ip, इधर हैं प्रतिबिंब हैं और प्रतिबिंब हैं तो ये हमारा b होगा। ठीक, तो उधर तो प्लस कर लिया हमने। अब क्या करना है इसमें हमें कि n2 1 बटा, गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, अब आ जाएगा हमारा टोटल जो करना है, n2 बटा माइनस r माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस n2 बटा u बराबर n1 बटा माइनस r प्लस n1 बटा v। अब v को एक तरफ और u वाले को एक तरफ, r वाले को एक तरफ, तो n2 बटा u माइनस n1 बटा v बराबर n1 बटा माइनस r प्लस n2 बटा r। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, ये वाला जो हिस्सा आया है, ये वाला हिस्सा वो हमारा इस अपवर्तन का सूत्र है, जो कि सघन से कहाँ, विरल के लिए लागू होता है। सघन से विरल के लिए जो ये फॉर्मूला ही हमारा होता है, इसी को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो n1 बटा भी माइनस n2 बटा u, माइनस कॉमन लिया है, उसी माइनस कॉमन लेके अगर हम इधर कर दें तो ये n1 बटा r प्लस का और ये n2 बटा r जो है ये माइनस का हो जाता है, ये फॉर्मूला भी हमारा निकल के आता है। ठीक, तो ये जो है सघन से विरल के लिए था हमारा।
अगर इसी पे मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लीजिए अवतल का निकालना है तो कैसे करेंगे, तो अवतल का सेम यही प्रक्रिया है। स्वयं जो अवतल है उसमें ज़्यादा आपको अंतर नहीं करना है, ये तो उत्तल के लिए था हमारा, सारी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं करना है हमें, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बस याद रखना है। ठीक, जैसे अवतल कैसे बनेगा, तो जैसे मान लेते हैं अवतल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ये अवतल है, जो ये वाला मीडियम है वो सघन, मतलब माध्यम जो है सघन है, और जो ये वाला माध्यम होगा ये विरल होगा। ठीक, विरल माध्यम। अब जैसे हमने पिछला किया अभी, इसको क्या मानेंगे, P। मान लेते हैं कि इसी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वस्तु रखी है, यहाँ पे O सघन माध्यम है, और सघन माध्यम का पूर्णांक N2 और इसका N1, ये हमें जानकर रखना है, समझ कर रखना है। तो एक प्रकाश की किरण यहाँ पर जाती है और ये M पर टकराती है, मान लिया M पर टकराती है। अब जैसे ही M से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो हमें इसका विलंब मान लेते हैं कि यहाँ C है। ठीक, क्योंकि ये विलंब जरूरी है, ये सघन वो विरल, सघन से विरल में जाएगी, अविलंब से दूर हटेगी, तो अविलंब ये रहा, इससे दूर हटेगी, अविलंब से दूर। तो जब इसे दूर करेंगे तो ये किरण थोड़ा सा मुड़ के इधर चली जाएगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि इसी का जब आभासी हिस्सा पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये यहाँ पर आके मिलेगा, जिसे हम आई कहेंगे। क्या कहेंगे, आई कहेंगे। सब कहानी, ये इसको नीचे मिलाया, ये N बना, ये अल्फा, ये बीटा, और ये रहा गामा, ये रहा कोण आई, और ये रहा कोण क्या, तो R। पिछला वाला ही कहानी इसमें भी सेम। अच्छा, स्नेल के नियम से जो पिछला लगाया वही लगाऊंगा इसमें भी, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन I बटा साइन R बराबर, I के सामने क्या है, N1, तो N1 बटा N2। ठीक, यदि कोण छोटे हों, यदि I और R का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो हम कह सकते हैं कि I बटा R बराबर में N1 बटा N2 और N2 I बराबर में N1 इंटू R, ये हमारा मिलकर बनेगा। ठीक, ये जो हिस्सा है हमारा मिलकर बनेगा। अब I और R की वैल्यू निकालनी है, I और R की वैल्यू चित्र से निकालेंगे। देखिए ये रहा I, ये किस किस रेखा से है, तो डॉटेड से है, यहाँ तक C मिला, और ये किस रेखा है, O मिला। यानी कि I की जो वैल्यू है O यानी कि अल्फा, और डॉटेड यानी गामा, तो I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा के बराबर है। I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा के बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि चूंकि I बराबर में अल्फा प्लस गामा, ठीक, और R निकालना है, R किससे मिलेगा, तो R इस वाली लाइन से, यानी कि ये पीछे ये बीटा, और ये वाला लाइन यानी कि ये गामा। फिर सुनिए, इस लाइन के सीधे लाए यहाँ तक बीटा, और यहाँ तक लाए तो ये C यानी गामा, यानी कि R की वैल्यू जो है वो बीटा प्लस गामा है। ठीक, R की वैल्यू पुट कर देंगे, N2I, I क्या है तो अल्फा प्लस गामा, N1R, R क्या है तो बीटा प्लस गामा। ये हो गया हमारा, बीटा प्लस गामा कर दिया हमने। अब इसमें क्या थोड़ा समझना है कि अल्फा की वैल्यू रखनी है, बीटा की वैल्यू रखनी है, गामा की वैल्यू रखनी है, हमें सब मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू, अच्छा N2 अल्फा निकालना है हमें, अल्फा ये रहा, अल्फा कोण है, चाप बटा त्रिज्या, तो अल्फा के सामने चाप इसे कहेंगे, क्योंकि कोण छोटा हो तो ऐसा लगता है कि जो चाप है वो लंब के बराबर है, तो अल्फा का मान चाप बटा त्रिज्या यानी कि Mn बटा On, तो हम कहेंगे जो अल्फा का मान है वो Mn बटा On है, प्लस गामा, गामा Mn बटा Nc, जो पीछे आपको कर रखा है वही सब करना है, Mn बटा Nc बराबर N1 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है तो Mn बटा In, Mn बटा In प्लस गामा, तो गामा की जो वैल्यू है वो Mn बटा Nc है। ठीक, हमें दिखा कि Mn तो सभी में कॉमन है, तो जब Mn सभी में कॉमन है तो Mn सब निकाल के हम काट देंगे, Mn कॉमन आके कट जाएगा,
तो ये बचा यहाँ पर n2 ब्रैकेट 1/ON, 1/ON प्लस mn कॉमन निकल काट चुके हैं 1/NC, 1/NC बराबर n1 1/IN, 1/I इंटू n प्लस 1/NC। ये हमने साइड कर लिया। ठीक, अब मैंने आपसे कहा है कि यदि कोण छोटे हैं तो जो n होगा वो p के अत्यंत निकट होगा, जो n है वो p के अत्यंत निकट होगा क्योंकि कोण छोटा है, और जब एकदम पास होंगे तो हम n को p के बराबर रख के सॉल्यूशन कर लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ n है वो कोण छोटा होने पर n p के पास होगा, तो 1/OP 1/PC बराबर n1 1/IP प्लस 1/PC, ये हम कह सकते हैं, इतना हमारा होगा। अब सबकी वैल्यू बारी बारी से पुट कर देंगे, सब क्लियर। देखिए कैसे, n2, चलिए OP बताइए, OP बताओ जल्दी क्या है, OP वस्तु है, वस्तु u से इधर है तो माइनस का, यानी कि 1/-u प्लस PC अभी क्या अविलंब है, इधर है, त्रिज्या r, यानी कि 1/r, नहीं समझ में आया, सिर्फ त्रिज्या है, PC त्रिज्या उधर है, माइनस का r बराबर n1 1/IP, I प्रतिबिंब इधर है माइनस का, यानी कि 1/- के भी प्लस 1/PC, PC R है R, यानी कि 1/R। ठीक, ये हमारा हो। तो n2/-u प्लस n2/r बराबर n1/-v और n1/r, ये मिला हमें। v वाले r वाले को एक तरफ, u वाले को एक तरफ, यानी कि n2/-u प्लस n1/v बराबर n1/r माइनस n2/r, ये निकल के आया हमारा। यानी कि ये n2/-u प्लस n1/v, अगर हमने r कॉमन लिया तो ये n-n2 होगा, जो कि हमारा अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, ये जो है मैंने आपको आज सघन से विरल और विरल से सघन जो है पहले पार्ट में करवा रखा है। ठीक, अगर आप उसको सही से देखेंगे तभी ये आएगा, अगर आप उससे माल छोड़ देंगे तो ये थोड़ा दिक्कत होगा इसमें समझने में। तो ये जो है अपवर्तन का सूत्र हमारा खत्म हुआ। इसके बाद जो है लेंस मेकर जो है वो फॉर्मूला आता है, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक, इसी से हम लेंस मेकर फॉर्मूले को बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ अलग 10 में है उसको 10th में उसको मैं करवा लूँगा आपको, उसके बाद ही उस पर चलेंगे। तो इसके बाद हम उत्तल और अवतल लेंस की बात करेंगे, किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे हम चुनेंगे, क्या होता है उसमें। ठीक, तब तक ये अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है कुछ इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी मैं आपको अधिक वीडियो प्रोवाइड करूँ।